स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब से कुछ देर में बिहार वासियों को मिलेगा नई ट्रेनों का तोहफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पटना से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। आज दिल्ली बीजेपी को मिलेगा नया कार्यालय। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित नए दफ्तर का उद्घाटन। भारत बना एशिया क्रिकेट का चैंपियन। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीती ट्रॉफी। देश भर में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी ने दी बधाई। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मराठवाड़ा सबसे अधिक प्रभावित। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बारिश की चेतावनी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अहम बैठक आज। गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार से जुड़ी खबर के साथ। जी हां, बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब से कुछ देर में पटना जंक्शन से 7 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मध्यम वर्ग और आम लोगों की लोकप्रिय ट्रेन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की 12 सेवाएं अभी देश भर में चल रही हैं, जिनमें 10 ट्रेन बिहार से चलती है। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत हो जाने के बाद इस श्रेणी की रेलगाड़ियों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी, जिसमें 13 ट्रेनों का परिचालन बिहार से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार वासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। इसके अलावा रेल सेवाओं में आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना बक्सर, झाझा दानापुर, पटना इस्लामपुर और शेखपुरा बरबीघा के रास्ते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। रेल मंत्री और उप मुख्यमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के समीप चर्लपल्ली के मध्य, दरभंगा से अजमेर के समीप मदार जंक्शन के मध्य और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के मध्य अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इन ट्रेनों के शुरू होने से राज्य की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। ये विकसित बिहार से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज बिहार को मिलने वाली ट्रेनों की इस सौगात के सिलसिले में रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार से खास बातचीत की है डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने। आपको सुनवाते हैं। बिहार में पिछले कई वर्षों से बहुत सारे रेलवे के काम हुए हैं जो एक कीर्तिमान बनते जा रहे हैं। आज अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के द्वारा 7 ट्रेनों का तोहफा बिहार को देने जा रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और यहाँ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना जंक्शन पर होंगे। हम इस मुद्दे पर डिटेल बातचीत करेंगे ईडी जो रेलवे बोर्ड हैं दिलीप कुमार जी उनसे कि आखिर कौन कौन सी वो ट्रेन है जो बिहार के लिए सफर को आसान बनाएगी। दुर्गा पूजा का समय है और इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर भारतीय रेल की ओर से आज बिहार से 7 नई ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी इन ट्रेनों को फ्लैग ऑफ करेंगे। जो ट्रेनें आज प्रारंभ की जाने वाली है उसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 4 पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो 3 अमृत भारत ट्रेनें हैं उसमें से एक का परिचालन दरभंगा और अजमेर के बीच में किया जाएगा। एक ट्रेन जो है वह छपरा और दिल्ली के बीच में प्रारंभ की जा रही है और तीसरी ट्रेन का जो शुभारंभ है वह मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के बीच में किया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन जो है वह मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके तैयार की गई है और इसमें हम लोगों ने स्लीपर क्लास और गैर वातानुकूलित सीटिंग क्लास की व्यवस्था की है। 11 कोच इसमें सीटिंग क्लास के होते हैं और 8 कोच जो है वो स्लीपर क्लास का होता है। तो ये जो ट्रेन है वह आम लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है
और इस श्रृंखला की जो 12 ट्रेनें हमने पहले इंट्रोड्यूस की हैं वह पूरे देश में काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं और सबने उसको हाथों हाथ लिया है। अब जबकि हम लोग नई सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं तो इन नई सेवाओं की शुरुआत से बिहार के लोगों को तो काफ़ी लाभ होगा ही, साथ ही जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं, चाहे तो वह तेलंगाना हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान के लोग हों, सभी को काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो अमृत भारत ट्रेनें हैं उसका फीचर आप जानते हैं कि पुश पुल टेक्निक से वो है, सीटें हैं वो काफ़ी आधुनिक तरीके से और सुविधाजनक बनाई गई हैं। अमृत भारत ट्रेन जो है वो साधारण लोगों के प्रतीक के तौर पर सिंपल लोगों के लिए इस ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। जो अमृत भारत ट्रेन है उसका पूरा कंपोजिशन में 11 कोच हम लोगों ने जनरल सीटिंग क्लास का रखा है और बाकी कोच जो है वो स्लीपर क्लास का है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आम यात्रियों को फोकस में रख करके और कम किराया रखते हुए, करीब 500 रुपये का किराया है 1000 किलोमीटर की जर्नी के लिए, तो कम किराया रखते हुए हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे आम लोगों को काफ़ी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन देश में शुरू हुआ है। ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो मुसाफिर हैं, गरीब लोगों को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो सस्ता और आसान सफ़र जो है उनके लिए सुहाना बन सके। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवरात्र उत्सव के साथ हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन 9 जून 2023 को हुआ था। भाजपा की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट में खुला और कुछ समय रकाबगंज रोड पर रहने के बाद कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर रहा। अब लगभग 35 साल के बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के अपने भवन में कार्यालय पहुंच रहा है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करते हुए हर राज्य की राजधानी और जिले में पार्टी के निजी कार्यालय के निर्माण का लक्ष्य धीरे धीरे पूरा कर रही है। दिल्ली में भाजपा के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पास अपने निजी संगठन कार्यालय हैं। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा की। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने न केवल छात्रों के तनाव को कम करने की कोशिश की है, बल्कि उन्हें मोटिवेट करने का अनोखा समाधान भी निकाला है, जो देश भर के छात्रों के प्रति पीएम मोदी की चिंताओं और संवेदनशीलता को दर्शाता है। भारत में जब भी परीक्षा का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर छात्रों के मन में टेंशन, दबाव और डर की तस्वीर उभरती है। लेकिन साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी पहल शुरू की जिसने इस सोच को बदलने का काम किया। इस पहल का नाम है परीक्षा पे चर्चा। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2018 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से हुई थी और तभी से यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश भर के करोड़ों छात्रों के लिए आत्मविश्वास का उत्सव बन गया है। इस कार्यक्रम का मकसद साफ है, बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को यह संदेश देना कि परीक्षा कोई बोझ नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का एक अवसर है। प्रधानमंत्री इस मंच से न सिर्फ स्ट्रेटजी बताते हैं, बल्कि जीवन को एक उत्सव की तरह जीने का मंत्र भी देते हैं। यही कारण है कि इसे एग्जाम वॉरियर्स पहल का हिस्सा माना गया है। आज स्थिति यह है कि परीक्षा पे चर्चा एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। 2025 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली, क्योंकि सिर्फ एक महीने में 3.53 करोड़ छात्रों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं इसकी पहुंच इतनी व्यापक रही
कि देश भर में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर देखा। अगर हम इसकी सफर पर नजर डालें तो हर साल इस कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ती गई। 2018 में पहली बार जब 8.5 करोड़ छात्रों ने इसे टीवी और रेडियो पर सुना, तो किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले सालों में यह देश का सबसे बड़ा स्टूडेंट एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। 2019 में भागीदारी और बढ़ी। 2020 में तो 25 देशों से भी भारतीय छात्रों ने हिस्सा लिया। वहीं 2021 में जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब यह कार्यक्रम वर्चुअल मोड पर आया और छात्रों को संघर्ष क्षमता और अनुकूलनशीलता की सीख दी। 2022 में वापस आमने सामने बातचीत का मौका मिला। 2023 में लाखों छात्रों शिक्षकों ने सीधा प्रसारण देखा और 2024 में तो माई गॉव पोर्टल पर 2.26 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हुए। खास बात यह रही कि पहली बार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों को भी मंच मिला, जिसने इसकी समावेशिता को और गहरा किया। परीक्षा पे चर्चा का असर अब सिर्फ परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं रहा। यह कार्यक्रम छात्रों को यह एहसास दिला चुका है कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने हमेशा यही संदेश दिया कि असली जीत वही है जो तनाव को ऊर्जा में बदल सके और दबाव में भी अपना बेस्ट दे सके। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता दे, और मम्मा को नहीं बताते। क्या आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर अब तो देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है, और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे, तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। यही वजह है कि आज परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा मंच बन चुका है जो नीति और व्यवहार के बीच पुल का काम करता है और छात्रों को आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की नई राह दिखाता है। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बात करते हैं भारतीय टीम की शानदार जीत से जुड़ी खबर की। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने अजय रहते हुए ये टूर्नामेंट अपने नाम किया और पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान की पारी 19 ओवर 1 गेंद में 146 रन पर ढेर कर दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 19 ओवर 4 गेंद में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए जीत का चौका रिंकू सिंह ने लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रन की पारी खेली। भारत ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी दी है। वहीं ये टीम इंडिया का 9वां एशिया कप का खिताब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। भारत की जीत से भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के बचपन के कोच कपिल पांडे भी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव ने पहले मैच से ही धारदार गेंदबाजी की। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये पूरे देश के लिए। सबसे पहले मैं पूरे देश के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और पूरे खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपकी वजह से पूरा देश आप पे गर्व महसूस कर रहा है। और कुलदीप यादव ने वो धारदार गेंदबाजी की है कि पहले मैच से लेके और आखिरी मैच, पहले भी 4 विकेट लिए थे और आखिरी में भी 4 विकेट लिए। तो एक तरीके से उन्होंने दिखा दिया कि कुलदीप यादव इस टाइम टॉप स्पिनर इंडिया के। और सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि फाइनल में पाकिस्तान को हराना। लगातार 3 बार पाकिस्तान को हरा के जो इंडिया ने ये अपना झंडा बुलंद किया है और पूरी जनता को खुश कर दिया है। एक तरीके से पूरे जो भारत में दशहरा से पहले दीपावली बनाने का मौका दिया है, ये उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है। इनमें सामान्य अधिकारी, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 320 आईएएस और 60 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाएगा। वो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उचित कार्रवाई की सिफारिशें भी करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि पर्यवेक्षक मतदाताओं की जागरूकता और चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ाने में भी योगदान देंगे। जम्मू कश्मीर की बडगाम तथा नगरोटा सीट, राजस्थान की अंता सीट, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। और अब बात बिहार में बदलाव की बयार की। बिहार की राजधानी पटना के गांव सिंगोड़ी और अनुमंडल पालीगंज के हथकरघा उद्योग स्थानीय बुनकरों को रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए अग्रसर हैं। ये उद्योग मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों पर केंद्रित हैं, जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए देखते हैं बिहार के पालीगंज के सिंगोड़ी से हमारे सहयोगी कुमार आलोक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को मन की बात में 2 अक्टूबर को आने वाली गांधी जयंती का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया और उसमें खादी सबसे अहम थी। आजादी के बाद खादी की चमक थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन बीते 11 सालों में इसमें फिर से जान आ गई है। पीएम ने लोगों से आग्रह किया कि गांधी जयंती पर खादी का सामान जरूर खरीदें और गर्व से कहें कि यह स्वदेशी है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और इसमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को
कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। हथकरघा एक प्रकार का करघा है जो बिना बिजली के कपड़ा बुनता है। हाथ से बुनाई बुनकरों के घरों में की जाती है और इसमें आमतौर पर 2 सेटों को आपस में जोड़ा जाता है, ताना यानी लंबाई और बाना यानी चौड़ाई। हथकरघा 2 प्रकार के होते हैं, गड्ढे करघे और फ्रेम करघे। बिहार के पालीगंज में हथकरघा उद्योग विषम परिस्थितियों के बावजूद आज भी अपनी रोशनी बिखेर रहा है। सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए एक अनिवार्य बजट भी आवंटित किया है ताकि बुनकर बेहतर मुनाफा कमा सकें, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 70 साल से काम कर रहे हैं, जब से होश संभाले ना, जब से यही काम कर रहे हैं। हम यही करघा बीनते हैं और मेरा हस्बैंड भी यही करघा चलाते हैं। इसी से घर का खर्चा चलता है, पढ़ाई लिखाई जो भी होता है, दवा बीरो। बहुत पहले से, कम से कम 16-17 साल पहले से यही कर रहे हैं काम। सूती वस्त्र निर्माण करते हैं और इसमें हमारे 35 से लेकर 40 मजदूर इसमें काम करते हैं। बेडशीट तैयार करते हैं, गमछा तैयार करते हैं, लुंगी तैयार करते हैं और ड्रेस मटेरियल भी हम बनाते हैं। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर हमारे यहाँ खरीदने के लिए आते हैं। बिहार का ये एक छोटा सा गांव सिंगोड़ी हथकरघा उद्योग के लिए एक जाना माना नाम है। यहाँ के बुने हुए कपड़ों की मांग बिहार के अलावा अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी है। बिहार में इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने में राज्य सरकार की भी बड़ी भूमिका है। सिंगोड़ी में हथकरघा उद्योग पुश्तैनी है। यहाँ के बने कपड़ों की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। बिहार सरकार उद्योगों को लेकर चिंतित है और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बिहार सरकार एमएसएमई उद्योग को भी पैन इंडिया छाप देना चाहती है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, सिंगोड़ी। और बिहार के बाद खबर के माध्यम से चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र में भयंकर बाढ़ और जल भराव की स्थिति है। भारतीय मौसम ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के लिए अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया है। मराठवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। छत्रपति संभाजीनगर जैसे उत्तरी मराठवाड़ा जिलों में 3 अंकों में बारिश दर्ज की गई है, जबकि हरसूल, शिवूर और वेरुल जैसे इलाकों में भारी बारिश हुई है। गोदावरी नदी चेतावनी के निशान को पार कर गई है और जयक्वाड़ी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पैठण जैसे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है, जहां से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हालांकि पहुंचाया गया है। पिछले 24 घंटों में छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर और मराठवाड़ा के अन्य जिलों में क्रमशः 110.3 मिलीमीटर और 81.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे मौजूदा संकट और बढ़ गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला कलेक्टरों को बाढ़ प्रभावित मराठवाड़ा से निकाले गए लोगों के लिए भोजन, आश्रय और आवश्यक सहायता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी 3 से 4 दिनों तक बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं आईएमडी ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में 2 से 3 दिन के दौरान तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसी प्रकार की स्थिति अगले 2 दिनों तक दक्षिण, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में रहने की भी संभावना है। रुक करते अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय तटरक्षक मुख्यालय में हो रहा है। वरिष्ठ तटरक्षक कमांडरों के इस सम्मेलन में रणनीति, संचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन देश के समुद्री हितों की सुरक्षा में नवाचार और सहयोग के लिए भारतीय तटरक्षक बल के समर्पण का प्रमाण है। भारतीय तटरक्षक बल देश की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरक्षा की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और देश के विशाल समुद्री क्षेत्रों को कवर कर रहा है।
इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर केंद्रित होगा। विभाग के सचिव डॉक्टर नितिन चंद्रा और प्रमुख हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयासों को मजबूत करना है। देश भर के राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा की धूम है। 9 दिनों का ये पर्व मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना को समर्पित है। आज के दिन देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं दिल्ली के झंडेवालन देवी मंदिर में आरती की गई, जहां दर्शन के लिए सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के छतरपुर देवी मंदिर में भी भव्य आराधना की जा रही है। आज नवरात्रि का 7वां दिन यानी कि महासप्तमी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संदेश में लिखा है कि देवी मां के चरणों में नमन और वंदन। उनसे कामना है कि सभी के दुखों को दूर कर उनके जीवन में नए तेज का संचार करें। देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो। और इसके साथ ही न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।